गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो में आपने देखा कि जो ट्राइबल्स जनजाति लोग आदिवासी हमारे देश के थे उनका जीवन कैसा था और कॉलोनियल रूल औपनिवेशिक शासन यानी ब्रिटिश शासन आने के बाद उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब हमें इस वीडियो में देखना है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जंगल के यूज से संबंधित कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिसको फॉरेस्ट लॉ कहा जाता है। पहले भी हम बताए हैं कि चूंकि जंगल अंग्रेजों के लिए काफी वैल्यूएबल था, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि ट्राइबल पीपुल अपने यूज के लिए जंगल के लकड़ियों का इस्तेमाल करें। इसलिए उन्होंने विभिन्न तरह के कानून बनाए जिसके कारण ट्राइबल लोगों का जंगल के चीजों का यूज करना और उसका अपने जीवन में उपयोग में लाना, ये दोनों चीजें बंद हो गई। वही है द लाइफ, चूंकि उनका जीवन फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है। The British needed to control the right over the forest for the timber। और ब्रिटिश सरकार को लकड़ियों के लिए जंगलों पर नियंत्रण करना था, इसीलिए उन लोगों ने सभी जंगलों को द डिक्लेयर्ड दैट ऑल फॉरेस्ट वेयर स्टेट प्रॉपर्टी एंड बैंड झूम कल्टीवेशन। सरकार ने सभी जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया, राज्य की संपत्ति, और झूम कल्टीवेशन को रोक दिया। This resulted in most झूम cultivator moving away from forest areas in search of livelihood। इसका परिणाम हुआ कि जो कम्युनिटी झूम कल्टीवेशन पर डिपेंड थी वह अपने जीवन यापन के साधन के तलाश में जंगलों से बाहर उनको जाना पड़ा। This created a problem for the forest department which need labor to cut timber। लेकिन झूम कल्टीवेटरों के जाने से जंगल विभाग के लोगों को, वन विभाग के लोगों को लेबर की समस्या उत्पन्न हो गई जो लकड़ी काटने के लिए जरूरी था। द ब्रिटिश सून रिवाइज देयर पॉलिसी। अंग्रेजों ने तुरंत अपने पॉलिसी में संशोधन किया। दे नाउ परमिटेड ट्राइबल पीपुल टू कंटिन्यू विथ झूम कल्टीवेशन इन रिटर्न फॉर फ्री लेबर। कुछ लोगों को, कुछ ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को झूम कल्टीवेशन जारी करने का परमिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया और इसके बदले में उन्हें मजदूर का काम, लेबर का काम करना पड़ता था। सो दे प्रोवाइड झूम कल्टीवेटर विथ ए स्मॉल पैसेज ऑफ लैंड इन फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन। और इसके बदले में, इसके रिटर्न में उस गांव के लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर प्रोवाइड कराना पड़ता था। इस तरह बहुत से फॉरेस्ट विलेज एस्टेब्लिश हो। वैसे झूम कल्टीवेटर जिनको जंगलों में रहने का परमिशन दिया गया था ताकि वो जंगलों की कटाई में मजदूर की कमी को पूरा कर सकें, तो ऐसे लोग जहां जहां बसे हुए थे वह क्षेत्र फॉरेस्ट विलेज के नाम से जाना जाने लगा। अगला है द प्रॉब्लम विथ ट्रेड। व्यापार के साथ क्या करते हैं। The 19th century traders, middlemen and money-lender exploited tribals at every opportunity। 19वीं शताब्दी में व्यापारी, मिडिलमैन जिसको बिचौलिया कहा जाता है, और मनी लेंडर्स साहूकार, इन लोगों ने जनजाति लोगों के मजबूरी का फायदा उठाया। They bought forest produce at low rates, made the tribal work for low wages and lent money at high rate। वे लोग जंगल के उत्पादों को व्यापारी कम दाम में खरीदते थे, आदिवासियों को कम पैसे पे मजदूरी करने के लिए बाध्य करते थे और पैसा जो उनको कर्ज देते थे उसका इंटरेस्ट, सूद काफी ज्यादा लेते थे। सिल्क ट्रेड इज एन एग्जाम्पल। संथाल इन हजारीबाग reared cocoons which were sold at only 3 to 4 per 1000 cocoon। These were then sold up to 5 times the price in the market of वर्धमान और गया। एक उदाहरण दिया है कि हजारीबाग के जंगल में रहने वाले जो रेशम के कीड़े पालते थे और रेशम का कीड़ा जो बनता है वो कुकुन बनाता है, तो उसी में से रेशम निकाला जाता है। तो किसान जो
ट्राइबल पीपुल थे उनसे 3 या 4 रुपए करके पर 1000 कोकून ट्रेडर खरीदते थे और उसको 5 गुना दाम में वेस्ट बंगाल के बर्धमान और बिहार के गया के मार्केट में ले जाके बेचते थे। Thus the tribal looked upon trader of their exploitation। इसका परिणाम ये हुआ कि जो आदिवासी ग्रुप था वह व्यापारियों को अपना शोषक समझने लगा कि वह उन्हें कष्ट देता है, उत्पीड़न करता है। जब ट्राइबल पीपुल का जंगलों में रहना मुश्किल हो गया, जंगल के प्रोडक्ट पर वो डिपेंड थे, उस पर जब बैन लगा दिया गया तो ट्राइबल वेयर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लिवलीहुड, बिगेन लुकिंग फॉर अदर काइंड ऑफ वर्क। इसका परिणाम हुआ कि बड़ी संख्या में आदिवासी जंगल छोड़ने के बाध्य हुए और वे लोग विभिन्न तरह के कामों को करने के लिए जंगल को छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में गए। In the late 19th century, many found work in the tea plantation of Assam and coal mines of Bihar, now Jharkhand. They were treated like bonded labor, made to work hard and paid very little by the contractor। और 19वीं शताब्दी में बहुत सारे आदिवासी असम के चाय बागानों में जाके काम करने लगे। झारखंड जो समय बिहार था वहाँ कोयले की खानों में जाके काम करने लगे और वहां भी उन आदिवासियों के साथ बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता था। बहुत कठोर कठिन काम उनसे लिया जाता था और इसके बदले में जो कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, वह बहुत ही कम पैसा आदिवासियों को देते। यानी जो परिस्थिति ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आदिवासियों के जीवन में कायम कर दी गई, इसका परिणाम ये हुआ कि भोले भाले हमेशा मस्त और खुश रहने वाले आदिवासियों का जीवन गरीबी, अभाव और शोषण के मकर जाल में फंस के रह गया। The 19th to 20th century saw many tribal wars। कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा उत्पीड़न होता है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठती है। जब विभिन्न तरीकों से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राइबल लोगों का उत्पीड़न करना शुरू किया तो पूरे भारत में अलग अलग जगहों में डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ प्रिमिटिव लॉज, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय डिक्कू ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। डिक्कू आदिवासी लोग बाहरी लोगों को, जो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, उनको डिक्कू कहते थे। तो आदिवासियों ने विभिन्न जगहों पर ऐसे डिक्कू व्यापारी, बाहरी व्यापारियों और साहूकारों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। At the heart of this rebellion was the fight by the tribal to preserve their centuries old way of life। और उनका यह विद्रोह शताब्दियों से उनकी जो प्राचीन जीवन शैली थी उसको बचाने के लिए किया। मशहूर रिबिलियन कोल रिवोल्ट था जो 1831 से 32 तक चला। संथाल रिवोल्ट 1855 में, बस्तर रिबिलियन 1910 में और वर्ली रिवोल्ट 1940 में महाराष्ट्र। ये देश के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कम्युनिटी के आदिवासियों ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसी के खिलाफ विद्रोह किया उसका नाम और उसका ईयर दिया गया है। इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। संथाल कोल रिवोल्ट के जो लीडर थे जोबा माझी, उनके प्रमुख लीडर थे। उसी तरह संथाल रिवोल्ट के जो लीडर थे सिद्धू और कान्हू। मुंडा रिवोल्ट के हो गए बिरसा मुंडा। तो ये 3 लीडर का नाम आप याद रखें। आगे हमें बिरसा मुंडा के जीवन और उनके कार्यों के बारे में बोलना है। बिरसा मुंडा 1870 के दशक में एक गरीब जनजाति परिवार में जन्म लिए थे। उनके पिता जगह जगह पर ढूंढ ढूंढ के काम करते थे। बिरसा grew up around the forest of Gonda. Like other children of his age, he grazed sheep, played the flute and danced at the local akhada। सभी दूसरे आदिवासी लड़कों की तरह बिरसा मुंडा भी भेड़ चराने का काम करते थे, बांसुरी बजाते थे और स्थानीय अखाड़ा में आदिवासी नृत्य करते थे। In early adolescence, Birsa was influenced by the tale of past Munda uprising।
शुरू में भी मुंडा जाति के लोगों ने 18वीं शताब्दी में विद्रोह किया था। उस विद्रोह से भी वो उनकी कहानियां सुन के उससे प्रभावित होते थे। He also saw the leaders serving the tribal to revolt and bring back the golden age of Munda when they were free of Tiku oppression. वे अपने सरदारों से आग्रह करते थे और उनके जन कम्युनिटी के सरदार भी चाहते थे कि मुंडा लोगों का जो परंपरागत स्वर्ण युग था, ट्रेडिशनल लाइफ, उस ट्रेडिशनल लाइफ को फिर से वापस कैसे प्राप्त कराया जाए जब वह बाहरी लोगों के उत्पीड़न से मुक्त। The Munda leader thought of themselves as descendants of the original settlers and fought to retain their land, culture and values. मुंडा नेता जो थे वो अपने आप को मूल निवासी मानते थे और अपने मूल निवास, अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों को फिर से प्राप्त करने के लिए, वापस पाने के लिए उन लोगों ने विद्रोह किया। बिरसा लॉन्ग स्टे एट चाईबासा फ्रॉम 1886 to 1890 constituted a formative period of his life. This influenced the Christianity shaped his own religion. चाईबासा में वे समय गुजारे 4 सालों तक, वहां उनके ऊपर क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव पड़ा। एक जर्मन रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन संत था, उसके प्रभाव में आए बिरसा मुंडा। चाईबासा जो है सरदार की एक्टिविटी का केंद्र था, जिसने Sugna Munda withdrawn his son from school. The Sardar agitation in which Birsa was thus caught up put the stamp of its anti-missionary and anti-government character on his mind. और सरदार के इस विद्रोह ने बिरसा के दिलो दिमाग में क्रिश्चियन धर्म और सरकार के प्रति नफरत की भावना भर दी। 1890 में उन्होंने चाईबासा छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ सरदार के मूवमेंट के खिलाफ हो गए। बिरसा वाज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय वैष्णव टीचर, वैष्णव संतों से भी वो प्रभावित थे। He started wearing the scarlet thread and understood the value of leading a pure and pious life. वह नंगे बदन रहते थे और एकदम त्याग की भावना और संन्यास की भावना से जीवन जीते थे। इस जीवन ने उनके विचारों को और उनके भविष्य के काम को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करने का काम शुरू किया। उन्होंने मुंडाओं को कहा कि वो अपने गांवों को साफ रखें, नॉट बिलीव इन विच क्राफ्ट और सॉर्सरी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। जादू टोना, डायन की प्रथा, विच मतलब डायन होता है, महिला जादूगरनी जो जादू चलाती है उसी को डायन कहा जाता है। तो ये आदिवासियों में काफी प्रथा ये प्रचलित थी। इस प्रथा के खिलाफ बिरसा मुंडा ने आवाज उठाई और लोगों को ड्रिंक करने से, नशीले पदार्थों का सेवन करने से भी मना किया। लेकिन बिरसा मुंडा का ये जो आंदोलन था वह केवल सुधारों तक ही सीमित नहीं था। He also mobilized the people against landlord and missionaries. क्रिश्चियन मिशनरी और जमींदारों के खिलाफ भी लोगों को उन्होंने संगठित किया। He thought of them as influence that were running the tribal way of life. वह सोचते थे कि आदिवासियों को जो उनकी पुरानी जीवन शैली है उसके अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। He urged Mundas to recover their golden age and idealized past where Munda lived in peace, in tune with nature and cultivated their own fields. वह मुंडाओं को उस स्वर्णिम युग को वापस लाने की बात करते थे जब वो अपने जमीन पे खेती करते थे और शांति के साथ प्रकृति के सानिध्य में जीवन जीते थे। By 1895 the movement spread and the British decided to act. 1895 तक आते आते मुंडा रिवोल्ट काफी पूरे क्षेत्र में फैल गया और ब्रिटिश सरकार ने उस पर एक्शन लेने का निश्चय किया। They could not let a movement continue which wanted to create a Munda Raj with Birsa as its head. ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे किसी आंदोलन को सहन नहीं कर सकते थे जो एक स्वतंत्र मुंडा राज्य की बात करता हो। 1895 में बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर दिया गया और उन्हें दंगा फैलाने के जुर्म में 2 साल के लिए जेल भेजा गया। जब 1897 में छूटे फिर से उन्होंने अपने लोगों को संगठित करना शुरू किया गांव-गांव में जाके। The revolution targeted police stations, church, properties of money lender and जमींदार। उनके क्रांतिकारियों ने
साहूकारों की संपत्तियों, चर्च, पुलिस स्टेशन, जमींदारों के घर, इन सबों को निशाना बनाया। Their aim was to destroy the outsider, Ravana, and establish a kingdom under Birsa leadership। उनका उद्देश्य था उनके आंदोलन का कि बाहरी लोगों का जो प्रभाव आदिवासियों के जीवन पर और उनके रिसोर्सेस पर है उसको खत्म किया जाए। They raised a white flag, symbol of बिरसा राज। वे सफेद झंडा फहराते थे जो बिरसा राज का प्रतीक था। ये मूवमेंट बिरसा की मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई और उसके बाद इस मूवमेंट धीरे धीरे कमजोर हो गया, लेकिन इसने दो महत्वपूर्ण बदलाव लाए। पहला, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट द कॉलोनियल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉज टू प्रिवेंट डिस्प्यूट्स ऑनिंग ट्राइबल लैंड। पहला परिणाम इस आंदोलन का निकला कि औपनिवेशिक गवर्नमेंट ने ऐसे कानून बनाए कि बाहरी लोगों को ट्राइबल लैंड को खरीदने पर रोक लगा दी गई। दूसरा, इट ब्रॉट द ट्राइबल पीपुल टुगेदर अगेंस्ट द रिप्रेसिव कॉलोनियल रूल एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय लैंडलॉर्ड, ट्रेडर एंड मनी मेकर। और इसने साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों के खिलाफ आदिवासियों को संगठित करने का काम किया। फर्स्ट, इट फोर्स्ड द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट लैंड ऑफ द ट्राइबल कुड नॉट बी इजीली टेकन अवे बाय द डिपू। इन लोगों ने कॉलोनियल गवर्नमेंट को बाध्य किया कानून बनाने का कि बाहरी लोग आसानी से इनके जमीन को नहीं ले सके। और सेकेंड, इट वंस अगेन शोड दैट ट्राइबल पीपुल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। और यह भी उन्होंने दिखाया कि आदिवासियों के पास भी क्षमता है कि वह अपने विरोध कर सकते हैं, अपने गुस्से को प्रदर्शित कर सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सरकार को बाध्य कर सकते हैं। तो ये बिरसा मुंडा और उनके लाइफ स्टाइल और उनके एक्शन के बारे में था। बस ये चैप्टर यही खत्म होता है। इसका 2 वीडियो है, दोनों वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे इसको, और जो असाइनमेंट दिया जाएगा उसका क्वेश्चन का आंसर बना के आप स्कूल में जमा